अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान किस्त नंबर 26 के साथ हाजिर हैं जी। मरहबा उस्मान बे। वो उठी और उससे कुछ ही फासले पर आ खड़ी। मरहबा ज़िंदगी। वो दिल ही दिल में बोला। कैसे हैं आप? और हुलिया कैसी है? बेहतरीन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कमर पर हाथ बांधे खड़ा था। इरगल ने बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। तुम ज़रा इनसे पूछो इन्हें क्या चाहिए, मैं ये गुलदान धूप में रख दूँ। ईशा ने सरा बात में हिलाया। आयरगुल ने गुलदान थामे और वो शॉप से बाहर हुई। आपको फूल चाहिए? बताएं कौन से? वो मुड़ी और कुछ फासले पर नस फूलों के करीब जा खड़ी हुई। उस्मान ने एक सुर्ख फूल गुलदान से निकाल कर थामा और वो उसे देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, वो ऐसी ही थी, खुद में समा लेने वाली, सकून दे, खूबसूरत भूरी आंखों की जंदान में कैद कर लेने वाली। सफ़ेद रंग में मासूम सी अप्सरा संजीदा शख्स को अपनी हदूद तोड़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो बेबस था। वो सुल्तान की थी और उस्मान बे को इससे इस निगाह से देखने की भी इजाज़त नहीं थी। आप ठीक हैं? वो उसे खामोश देखकर बोली। ईशा के हाथ मिट्टी से लथपथ थे। वो गहरी सांस भरती बेंच पर आ बैठी। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? वो कुछ फासले पर हुई तो वो उससे कदरे फासले पर बेंच पर आ बैठा। ईशा ने बगौर उसकी सुर्ख आंखों में झांका। आप परेशान हैं? किस वजह से? क्या हुलिया की वजह से? अगर इसकी वजह से हैं तो आप फिक्र मत करें, ये गिद्ध भाई बहुत अच्छे हैं, वो इसकी बहुत हिफाजत करेंगे। उसने गर्दन झुकाई। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं। वो मिट्टी से भरे हाथ अपनी गोद में रखे बैठी थी। इसकी सफ़ेद फ्रॉक मिट्टी से लिपट रही थी, मगर उसे अफसोस नहीं था। उस्मान ने निगाहें उठाए उसे देखा। एक टूटा और बिखरा हुआ इंसान मज़ीद बिखरा और टूट जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ईशा ने बगौर उसकी आंखों में देखा। क्या नहीं था वहाँ? बेबसी, सब्र, मोहब्बत, दर्द, कर्ब। उससे भरपूर वो नीली आंखें न जाने क्यों उससे कुछ पल खामोश रहने पर आमादा कर गईं। ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी। उसे वहाँ जाना चाहिए जहाँ टूटे हुए वजूद जोड़ दिए जाते हैं, जहाँ बिखरी हुई उम्मीदें समेट कर संभाल ली जाती हैं, जहाँ इंसान एक नए सिरे से जन्म लेता है। वो रुकी। और कहाँ है वो सिरा, वो सरापाए सकून? उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। वो एक पल में पहचान गई। रब की बारगाह, वो मुक़द्दस जगह जहाँ रूहों को सुकून मिलता है। हमें रब से जुड़ना चाहिए। उस्मान बे ने सख्ती से आंखें मींची। और फिर वहाँ क्या बेकरार दिलों को सुकून नसीब होता है? क्या फिर हमारे बेकाबू वजूद को लगाम डाल ली जाती है? फिर क्या इस दिल के आतिश को राहत बख्श दी जाती है? वो मुस्कुराई। एक बार उसके हुजूर सजदा करके अपनी तकलीफ़ें बयान करके तो देखे, जवाब आपको मिल जाएगा। उसने कंधे झुकाए। इरगुल ने शॉप में दाखिल होते उसे देखा। वो रुकी। क्या बात है बरखुरदार? आज फूल नहीं चाहिए क्या? वो उठा। बस कुछ ढूंढने आया था। मिला क्या? आयरगुल आंटी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, शायद मिल गया, तो संभाल कर रखना। मिल गया है तो संभाल कर रखना। उस्मान बे ने एक नज़र मुड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। सलामत रहें, खुश रहें। वह मुस्कुराया और शॉप से बाहर हुआ। इरगुल ने उसे इशारा किया। वो घर की तरफ चल दी, मगर वो उलझ रही थी। आखिर क्या था इस शख्स की निगाहों में? ईशा की निगाह इस जगह पर पड़ी जहाँ वो बराजमान था। उसकी निगाह वहाँ पड़े एक सुर्ख और एक सफ़ेद रंग के फूलों पर पड़ी। वो दो फूल थे, तमाम थे। वो इन्हें देखती उलझी, मगर इरगुल की आवाज़ पर अपनी जगह से उठती उसके साथ बालकनी में खाने की मेज़ तरतीब देने लगी। अंधेरे कोने से टेक लगाए वो प्यारा सा लड़का इस खूबसूरत सी बालकनी में बगौर देखने में मसरूफ़ था, मगर वो खिड़की बंद थी। वो अपने अंदर उठते इस नामालूम तूफ़ान को ठंडा नहीं कर पा रहा था। ये दिल आखिर कब निकल गया मेरे हाथों से? कब ये इस खूबसूरत बालकनी में जा गिरा और वो जंगली लड़की उसे उठाकर अपनी नीली डायरी में छुपा दी। मैं बेवकूफ़ देखता ही रह गया। बेटा, तेरे तो लग गए। वो बालों में हाथ फेरता इस बालकनी को देखता भर गया, मगर वो खिड़की अब नहीं खुलती थी और वो ढीठ इंसान मामूल के मुताबिक रोज़ उसके खुलने का इंतज़ार करता था। थका हारा मज़ीद थकन से चूर हो जाता, मगर वो खिड़की ना खुलती और इस पर्दे के पार कैद वो परी बेबसी से उसे यूँ ख्वार होते देखती खुद को कोसती। एक मुकम्मल दिन ख्वार होने के बाद वो थका हारा लड़का अब कल की उम्मीद अपने कदम वापस मोड़ लिए। उस्मान बे से वो अब कम कम ही बात करती थी और इसकी हर बात का मुख्तसर और नामालूम सा जवाब देती। वो दोनों ही एक जैसे थे, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक से एहसास छीन चुके थे और एक छीनने जा रहे थे। भाईजान, मुझे आपसे मैं फजूल बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। हुलिया ने तीखी निगाहों से उससे देखा। वो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ था। फजूल आपके लिए होगी, मेरे लिए ये अहम है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खामोश।
वो चिल्लाया और वो नाजुक सी लड़की एकदम कँप-कँपाई। अब तुम इतनी जुर्रत करोगी? वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर एक तरफ हुई। आप क्यों इतने बेरहम हैं आखिर? क्यों आप में एहसास नहीं? आप इतने सख्त क्यों हैं भाई? होलिया खामोश हो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम पर मज़ीद सख्ती करूं। वो सर्द लहजे में बोला। आखिर वो कितनी सख्ती कर सकते हैं आप? वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो होलिया, तुम अपनी हद पार कर रही हो। वो एकदम उठकर उससे कंधों से थाम गया। मत नहीं मुझे अज़ियत, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे? आखिर आप क्यों? उस्मान ने उसे कंधों से थामे झटका। होश में आओ होलिया, किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या तुम भूल चुकी हो? लड़कियों की ऐसी बातें जेब नहीं देती। क्या तुम अपनी हदूद भूल चुकी हो? वो बुलंद आवाज़ में धाड़ रहा था जब अचानक उसे किसी ने कंधों से जकड़ते इस नाजुक से वजूद से दूर धकेला। होलिया और उस्मान बेर ने बेवक्त देखा। बेतरतीब सा होलिया लड़की लिए वो लंबा सा लड़का आंखों में गुस्से और दहशत लिए उसे देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत? उस्मान बे ने उसे गिरबान से जकड़ा। तो तूने जुर्रत कैसे की यहाँ आने की? मार डालूंगा तुझे। भाईजान, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाए। होलिया तुम जाओ यहाँ से प्लीज़, ये गीत ने लब भेजते कहा। वो नामे गर्दन हिला गई। उस्मान बे ने एक झटके से उसे दीवार में दे मारा। वो जो अपनी जगह चल खड़ी थी दौड़ती हुई उसके करीब आई ही कि उस्मान बे ने उसे बाजू से खींचते दूर किया। यगी ने उस्मान के हाथों से उसका बाजू छुड़ाते उसे गिरबान से झगड़ा। अगर तुमने इसे तकलीफ़ पहुंचाई तो मेरा जुनून देखेगा और तू देख नहीं पाएगा उस्मान। तुझे जो भी तकलीफ़ है मुझसे है। तुमने अगर उसने सख्त हाथ भी लगाया या दोबारा उसके साथ बुलंद आवाज़ में बात भी की तो तेरी जान निकाल दूंगा। वो बुलंद आवाज़ में धाड़ रहा था। मेरी बहन है वो, मेरी ज़िंदगी है वो, यकीन बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। होलिया ने बेयकीनी से उसे देखा और उसकी खुली आंखें शल हुई। उस्मान भी उसे घसीटता हुआ लॉन में धकेल गया। होलिया जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त, यकीन ने बुलंद आवाज़ में कहा तो वो 1 मिनट भी वहाँ रुकने की बजाय तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती कमरे में बंद हुई। निकल जाए यहाँ से, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा उस्मान। कैर आउट, वो चिल्लाया। यकीन ने पेंट की जेबों में हाथ डाले। कितनी दफ़ा निकालेगा आखिर? मैं फिर आऊँगा, और रही बात जिंदा वापस ना जाने की तो शौक से मार डाल मुझे, और फिर तू उसे अपनी आंखों से मरता देखेगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। उस्मान बे के इशारों पर 2 हट्टे कट्टे गार्ड से बाजू से पकड़ते घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अगली दफ़ा के लिए तैयार रहे उस्मान, ये ढीठ अब हार मानने वाला नहीं। वह बुलंद आवाज़ में हंसा और इसकी हंसी भड़कते हुए इंसान के गुस्से में पेट्रोल डालने के लिए काफ़ी थे। वो गुस्से से भरपूर सुर्ख आंखें लिए उसके कमरे में दाखिल हुए। वो एक कोने में लगी हिचकियाँ भरती लरस रही थी। क्यों आजमा रही हो तुम मुझे? मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता होलिया। आप मुझे मार रहे हैं भाईजान। वो मजबूत शख्स ज़मीन पर ढेर हुआ तो वो एकदम बढ़कर उसके करीब आ बैठी। आप ऐसा करें, आप अपने हाथों से मेरी जान ले लें, मार डालें मुझे, आपकी हर फिक्र दूर हो जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगे भाईजान। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। मुझे सांस नहीं आती, यहाँ घुटन होती है। किसी भी दिन इस महल के किसी कोने में घुटन सदा वजूद को आपको ये बेजान मिलेगा भाईजान। आप अपने हाथों से मुझे मार दें, आज़ाद कर दें, मुझे कोई गम ना होगा। खुदा के लिए भाईजान। वो बेकाबू हो चुकी थी। उसकी चीखें इस इंसान के दिल पर तीर की तरह लगती वो अपने हवास खोने पर मजबूर कर रही थी। खुदा के लिए चुप हो जाओ होलिया, मैं बेबस हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मज़ीद। खामोश हो जाओ, मत आजमाओ मुझे। वो उठा और 2 कदम चला गया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर आ गिरी। मैं इसे चाहती हूँ भाई, वो रुंधी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। उस्मान के बढ़ते कदम थम गए। मर जाऊँगी इसके बगैर। वो घुटनों के बल बैठी गर्दन झुकाए किसी मुजरिम की तरह एतराफ़ कर रही थी। वो थमे कदम घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकला। अपना अध बेजान वजूद घसीटता हुआ कमरे में आता ज़मीन पर ढेर हुआ था। 32 साल का वो सुलझा हुआ आदमी अपने वजूद से निकलती जान पर बेबस था। वह साकत हो चुका था इस खामोश कमरे में जहाँ से कभी ऊंचा हंसने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। आज बेबसी से बुलंद आवाज़ में रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनता वो कानों में हाथ रख गया। वह सुनना नहीं चाहता था मगर मजबूरन उसे सुनना पड़ रहा था। वो धीरे से आंखें मूंद गया। वो सफ़ेद रंग इसके हवासों के सामने रक्स करता उसे अपने रहे से असाबिक होने पर मजबूर कर रहा था। उस्मान बे, हमें रब से जुड़ना चाहिए, वहाँ बिखरे हुए वजूद समेत ले जाते हैं। उसने अपने कानों पर हाथ रखे मजबूत किए। उस्मान बे, हाँ इन्हें जानती हूँ, कुछ ये सफ़ेद रंग, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया और वो मजबूत शख्स अपने हवास खो चुका था। ज़मीन पर बेबसी की हालत में ढेर हुआ वह शख्स कुछ पलों के लिए सुकून में जा चुका था मगर वो ज़्यादा देर नहीं था।
आईगुल के हमरा कमरे में हल्ला गुल्ला करती वो बुलंद आवाज़ में हंस रही थी। यूट्यूब पर चलती किसी मज़ेदार से खाने की रेसिपी देखती वो दोनों से बनाने में उलझती सुलझती किचन में शोर शराबा किए हुए थी। जबकि हाल में बैठा वो चुलचुला सा लड़का अपने कानों पर हाथ रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर बेजारी से देख रहा था। ओह चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या मुंह में स्पीकर फिट किए हुए तुम दोनों ने? जूम पर मेरी मीटिंग है, कुछ तो ध्यान कर लो, कुछ तो ध्यान कर लो। अब इतने शोर में मैं किस तरह अटेंड करूं? वो बुलंद आवाज़ में बोला। आईगुल ने किचन के दरवाजे से झांक कर उसे देखा। तुम जहाँ चाहे जा सकते हो, ना तुम्हें किसी ने रोका है ना कोई रोकेगा। जाओ ज़रा निकलो यहाँ से। वो छुरी हाथ में घुमाती बोली और वापस अपने काम में मसरूफ़ हुई। हादी ने दोनों हाथ सर पर रख के सोफे के पुर से सर टिकाया। मेरे ख्याल से हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, क्या कहती हो? आईगुल से अब ईशा की काफ़ी हद तक दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वो इसकी कंपनी भरपूर इंजॉय करती थी। आईगुल उसे लिए फ्लैट से बाहर निकली। वो दोनों चलती हुई आसपास भीड़ और लोगों की अजीब पुरमसरत और मसाइया बातें सुनती, कभी हंसती तो कभी उदासी से इन्हें देखती। ईशा ने अपने अकब में देखा, मगर आज वहाँ इसका वो हैंडसम सा निकम्मा शौहर नहीं था। वो उदास हुई, उसे मिस कर रही थी, मगर वो उसे कभी ना बताती। आईगुल के हमरा वो भीड़ से बड़ी इस्तकलाल स्ट्रीट पर मज़े से घूम रही थी। आईगुल ने एक निगाह मुड़कर देखा, न जाने क्यों मगर उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह सर झटकती नज़रअंदाज कर गई, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। उसके पीछे चलते कदमों की आहट अचानक करीब हुई और ईशा समेत आईगुल को अपने चेहरे पर एक दबाव महसूस हुआ। ईशा की एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई, मगर वो अगले ही पल मासूम हुई। नीम आंखें खोलने पर उससे खुद को अपनी बिल्डिंग के करीब पार्किंग एरिया में ज़मीन पर पड़ा पाया। वो अपने हवास दुरुस्त करती उठी। वो इसके वजूद से रही गई जान भी हवा हो चुकी थी। वो कैसे इतनी लापरवाह हो सकती थी? सुल्तान भाई के मना करने के बावजूद मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? वो अपनी उथल पुथल होती सांसें बहाल करती दौड़ती हुई फ्लैट तक पहुंची। हादी ने उसे अकेला देखकर सूरत हाल दरियाफ्त की, मगर उसके अल्फाज सुनता वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रक्स करता बआसानी देख सकता था। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या किया तुमने? सुल्तान भाई हमें जान से मार डालेंगे, और तुम आखिर क्यों उससे क्यों? हादी ने दोनों हाथ में सर जकड़ते हुए देखा। वो रो रही थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुशादा कमरे में पाया। वो पूरी आंखें खोलते तेज़ी से बेड से उतरी। कमरे के बाहर उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ईशा ने दरवाजे से कान लगाते वो अल्फाज सुनना चाहे, मगर वो समझ ना सकी। मगर वो आवाज़ एक लड़की की थी और वह जानी पहचानी आवाज़ थी। वो डरती सहमती चारों तरफ निगाह घुमा गई। लकड़ी का वो बना छोटा सा कमरा सामान से लद-पद था, मगर वो कौन सी जगह थी वो नहीं जानती थी। शाम धीरे धीरे अपने फल फहरा रही थी और वह कमरे के कोने में लगी अपने निकम्मे शौहर का इंतजार करती खुद को मजबूत कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट से वो एकदम चौंकी। ना चाहते हुए भी उठकर दरवाजे के करीब आई। डोर होल से झुककर झांकने पर उसे कुछ दिखाई न दिया, जब अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ईशा ने एकदम मुड़कर देखा। हाय स्वीटी। वो अपनी मखसूस ड्रेसिंग किए हुड सर पर डाले खिड़की के करीब खड़ा था। अब्दुर। वो भागती उसके सीने में जा छुपी। अब्दुर, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, और आपने आने में इतनी देर? सुल्तान ने उसे खुद से दूर करते इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते इधर उधर घुमाया। तुम ठीक हो ना? उसने सर अस्पात में हिलाया। आई एम सॉरी स्वीटी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो मजबूती से उसे अपने हिसार में कैद कर गया। सुल्तान ने उसके सर पर बूसा देते एक तीखी निगाह दरवाजे पर डाली। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ अब्दुल, जानती थी आप आएंगे। उसने उसके गिर्द अपना हिसार तंग किया। और मैं कैसे ना आता भला? वो मुस्कुराया। चलो चलते हैं यहाँ से। क्या अभी? नहीं तो क्या। किसका इंतज़ार है? वो हंसी। मगर हम जाएंगे कैसे? जैसे मैं आया वैसे ही। वो खिड़की से नीचे देख रही थी। वो काफ़ी ऊंचाई पर थी। आप यहाँ पर से आए हैं? मगर कैसे? यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो गुड़िया। चलो जल्दी से यहाँ। वो इसकी तरफ पीठ किए बैठा था। वो इसके कंधों पर लटकी। सुल्तान उसे ले खिड़की से नीचे ज़मीन तक लगे पाइप से होता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो सख्ती से आंखें नीचे इसके कंधे पर सर छुपाए मजबूती से उसे जकड़े हुए थी। ओह, एक्स्ट्रा लाइट बीवी का यही फ़ायदा है। वो मुस्कुराया तो ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब है आपका? मतलब खुद ही देख लो। वो उसे कंधों पर दुरुस्त कर रहा था। मुस्कुराहट दबाए उसे एक धप रसीद की और कहते हैं मैं वीक हूँ। अब पता चला कितना फ़ायदा मेरे वीक होने का। वो हंसा। शुक्र है। वो उसे कंधों पर उठाए सड़क पर चलता हुआ जा रहा था। सुल्तान ने उसे नीचे उतारते एक झटके से खुद में समाया। वो पुरसकून हुई थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अच्छी बात है, बीवी की याद आनी ही चाहिए। वो शरारत से मुस्कुराई। सुल्तान ने इसका चेहरा थाम कर सामने किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? वो नफ़ी में गर्दन हिला गई। कितना ज़्यादा? इतना सा भी नहीं। वो मुस्कुराया।
बल्कि मैंने और आइगुल ने काफ़ी इंजॉय किया और हम काफ़ी घूमे। वो तो बस आज थोड़ा काम ख़राब हो गया, वरना हमारा ट्रिप काफ़ी मज़ेदार था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। हादी और आइगुल उसे सामने अपने देखते सही सलामत अपनी अटकी सांसें बहाल कर चुके थे। वो आइगुल को तसल्ली देती पुरसकून कर रही थी। सुल्तान ने तीखी निगाह इन दोनों पर दौड़ाई। अब्दुल मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे, मगर सुल्तान ने इसके बालों से चेहरा निकालते उसे देखा। मगर इनमें से एक आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ थी और ऐसा लगा जैसे मैंने वो आवाज़ पहले भी कभी सुनी है। सुल्तान ने सख्ती से आंखें मींची। फिक्र मत करो, इसका हिसाब इन सबको देना होगा। परेशान मत हो, सब ठीक है, मैं हूँ ना। सुल्तान ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। मैं परेशान नहीं हूँ और डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। वह मुस्कुराया। तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं, मैं कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ईशा ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा। जानती हो मिस्टर अमर, आपके होते मुझे कुछ हो सकता है। तुम ठीक हो ना? ईशा ने सर इस्पात में हिलाया। बिल्कुल ठीक। ये सच छोड़े, आप बताएं आपका काम कैसा था। वो नॉर्मल अंदाज में इससे बातें करी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो सुल्तान उसे नॉर्मल देखता पुरसकून हुआ था। बोरिंग। सुल्तान ने वापस उसके बालों में चेहरा छुपाया। अगर आपको ये काम पसंद नहीं तो आपने इतनी मेहनत से ज़िंदगी के इतने साल पढ़ाई में क्यों गुजारे? आप कुछ और भी तो कर सकते थे। वो मुस्कुराया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये काम खुद भी मुझे करना पड़ेगा। डिप्रेसिंग है। वो हंसी। तो अब आप आए ना लाइन पर। तुम लाती हो ना, वो भी बड़े तरीके से। सुल्तान ने इसके कान के लोग को दांतों तले दबाया तो उसकी एक हल्की सी चीख निकली और अगले ही पल उसका अपनी गर्दन पर एक दहकता हुआ लम्स महसूस हुआ। वो सिमट गई। मगर वो पागल सा आदमी अब रुक नहीं रहा था। उस नाजुक सी लड़की को अपने वजूद में एक गहरी सनसनाहट और गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसने एकदम सुल्तान का चेहरा खुद से दूर किया। इसकी आंखों में अलग ही रंग था, एक गहरी खुमारी। वो गर्दन झुका गई। वो झुका, मगर ईशा ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते उसे रोका। सालिम लड़की, कभी तो तरस खा लिया करो मुझ पर। क्या तुम्हें मुझे तड़पाने में बहुत मज़ा आता है? वो गर्दन झुकाए मुस्कुराहट दबा गई। सुल्तान ने उसका हाथ थाम कर अपने कंधे पर रखा। जानती हो, मेरे हर लम्स का एक खूबसूरत सा मतलब है। ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जानना चाहोगी? वो उसे देख रही थी। सुल्तान ने इसकी पेशानी पर लब रखे। इश्क। वो आंखें मूंद गई। उसने धीरे से उसकी दोनों आंखों पर लब रखे। मोहब्बत। वो इसके रुखसार छूता मुस्कुराया। सुकून। सुल्तान ने झुककर इस नाजुक सी पंखड़ियों को छुआ तो वो एक पल को सहम से गई। नशा। वो शरारत से मुस्कुराया और अब वो इसकी गर्दन को लबों से छू रहा था। जनून। वो इसकी शर्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती सख्ती से आंखें मींच गई। सुल्तान ने इसके कंधे पर लब रखे। अकीदत। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। सुल्तान ने उसके कंधे पर सर रखते एक गहरी सांस भरी और इसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। इज्जत। वो दिल से खुश हुई थी। सुल्तान ने उसके चेहरे पर निगाहें जमाई। वो सख्ती से आंखें मींचे हुए थे और उसके ब्लश करते रुखसार उसे मुस्कुराने और खुद पर फिदा होने पर मजबूर कर रहे थे। आखिर इतनी सोहनी क्यों है तू? मार देनी है मैनू। ईशा ने एकदम आंखें खोलते उसे देखा और उसके चेहरे पर एक शरारत थी। इसका मतलब ये है ना कि मैं प्यारी हूँ? वो खुलकर हंसा। वह पंजाबी सीख रही थी और कुछ कुछ टूटे बिखरे से अल्फाज अब उसे समझना शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल यही। वो हंसी। अब मुकम्मल पंजाबी सीख कर रहूँगी मैं। तुम कुछ भी कर सकती हो लड़की, बस एक तुम ही। वो बाल झटकते उठे और वो बस उसे देखता रह गया। सुल्तान ने यकीन के कंधे पर हाथ रखते आप भरी। फिक्र मत कर, मैं इसका हल अब अपने तरीके से करूँगा। सुल्तान, मेरे पास एक प्लान है। तो बोल ना, किसका इंतज़ार है? यकीन ने रोनी सी सूरत रवानी से थूक निकलते उसे अपने प्लान से आगाह किया है कि सुल्तान के माथे पर पड़ी सिलवटें देखता हुआ उससे कुछ फासले पर हुआ। कमीने इंसान बीवी है मेरी, कोई चारा नहीं जो मैं उसे घटिया लोगों के सामने डालता फिरूं। सुल्तान ने गुस्से से उसे देखा। अरे यार, तो पर्सनली मत लेना, बस एक छोटा सा तरीका है और काफ़ी असरदार है। तो जहाँ तक वो भूखे गीदड़ों की तरह बस एक मौके की तलाश में है, और मौका वो अपने गटर का शटर बंद कर। अपने इस गटर का शटर बंद कर, वरना तेरी ज़बान खींच लूँगा। सुल्तान ने तीखी निगाहों से उसे देखा। यकीन अब खामोशी से एक टेढ़ी निगाह से उसे देख रहा था। वो खामोशी से अपनी शहादत की उंगली में वो ख़तरनाक सी अंगूठी घुमाता गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुल्तान, बात सुन, बोल कमीने, और सोच समझ के बोली, वरना ये तेरा आखिरी अल्फाज होंगे। यकीन ने उंगलियों की जिप बनाकर होंठों पर फेरते अपना शटर बंद रखा। जज्बाती मत होना यार। सुल्तान ने गहरी सांस भरी और एक तीखी निगाह पर डालता अपने ऑफिस से बाहर निकला था। मगर यकीन की बात में दम था। वो सोचे बगैर रह न सका। इस छुपे हुए गीदड़ को बिल से निकालने के लिए उसे हमें अपनी बड़ा कदम उठाना था, जो उसके लिए खतरनाक भी था।
وہ گھر داخل ہوتا ہمیشہ کی طرح ایک نظر اسے دیکھنے میں کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن سے آتی رنگ برنگی خوشبو سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا دروازے سے جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ ایپرن پہنے کچھ بڑے غور سے بنانے میں مصروف تھی۔ خوش آمدید، اس کی آواز پر وہ شرارت سے مسکراتا ہوا قریب آیا۔ یہ کیا بارات والے گھر جیسا ماحول بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ ہنسی۔ دلہا بھی آ گیا اب تو؟ سلطان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تو آج کسی عرصے پہ کا کھانا خراب ہونے لگا؟ وہ جھک کر فرائی پین میں جھانک رہا تھا۔ عیشا نے آئی برو اٹھائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے کھانا بنانا اچھے سے آتا ہے۔ تمہیں تو ہمیشہ سے ہی آتا تھا نا، میں نے کب رد کیا؟ اچھی بات ہے، کبھی کرنا بھی مت۔ فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ مڑی۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میری اچھی بیوی۔ جب شوہر نکما ہو تو بیوی کو اچھا ہونا پڑتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ بات تو صحیح، جائیں ابھی آپ۔ وہ اسے کچن سے دھکیل کر باہر نکالے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ اس کا اچھے سے بنایا گیا کھانا جو کہ بس گزارے لائق تھا، اس کا وہ پاگل آدمی بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ چور نگاہوں سے اسی کے دیکھتی اپنی کوکنگ اسکل پر لعنت بھیج رہی تھی۔ وہ بیزاری سے کبھی تو اسے تو کبھی کھانے کو دیکھتی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنی خاموشی، کیا بات ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلائی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ سلطان کی آواز پر وہ ایک دم چہک اٹھی۔ کتنی اچھی بات کرتے ہیں نا۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ میں ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، تب تک آپ یہ سب ذرا سلطان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے صبح سے میں خوار ہو رہی ہوں کچن میں، تھوڑا سا تو خیال کر لیں۔ وہ مسکرایا۔ سرخ رنگ پہننا؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی۔ ڈارک بلو کلر کی اسکرٹ اور بلیک کلر کا اپر پہنے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سرخ رنگ ہے۔ سرخی ہے، آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھے نظر آ جائے گا۔ وہ نام میں گردن ہلایا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے سرخ رنگ سے؟ نہ جانے کتنی دفعہ میں نے تم سے کہے مگر تم پہنتی نہیں۔ وہ آ بھر گئی۔ عیشا نے اس بات کا نظر انداز کرتے ڈارک بلو کلر کی شرٹ اسے تھمائی۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا قریب سے گزر گیا اور وہ اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھتی شریر سا مسکرائی۔ ہاں پہن لوں سرخ رنگ، اپنی شامت بلوانی ہے کیا مجھے؟ پاگل آدمی۔ ہاں۔ وہ سر جھٹکتے واپس مرر کے سامنے طرف متوجہ ہوئی۔ ہیگا صوفیہ کے باہر ایک دوسرے کے ہمراہ کھڑے ہوئے یہ دونوں اپنے سامنے اس وسیع مسجد کو دیکھ رہے تھے جو سیاحوں کا مرکز تھی، جہاں کی رونق اور چہل پہل میں کمی نہیں آ سکتی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے آس پاس دوڑائی اور اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتا ہوا مسکرا دیا۔ اٹس ایکشن ٹائم۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ قدیم طرز کی وہ مسجد بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ طرح طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، کچھ زیادہ تو کچھ علاقائی لوگ۔ وہ چہرہ اٹھائے ہر طرف دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ سلطان کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ تم 2 منٹ یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ بس بات میں سر ہلا گئی۔ اپنا موبائل آن رکھنا، کہتا ہوا وہاں سے غائب ہوا۔ عیشا نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سلطان نے دیوار کی اور سے اسے دیکھا اور ایک نگاہ وہ آس پاس دوڑا گیا۔ اس کا دل 300 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ ایک نقاب پوش پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور سلطان کے چہرے پر بے بسی کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر فی الحال اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو ایک مہرے کی طرح استعمال کرتا خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم ہے اور میں مجھے معاف کرنا میری گڑیا، مگر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈونٹ ٹچ ہر۔ وہ آدمی اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا۔ آجا کمینے، ٹچ ہر وینٹ اینڈ واٹ یور ڈسٹرکشن۔ سلطان نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ عیشا کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ اس نے ایک نگاہ وہ پیغام پڑھتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس آدمی کے قدم تیز اور وہ اس کے پیچھے باہر آ نکلا۔ وہ چلتی ہوئی ایک کونے کی طرف بڑھی اور وہ آدمی تیزی سے اس کی جانب آیا، مگر وہ کونا مڑتے ہی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز نگاہوں چاہے طرف دوڑا گیا سوائے اپنے پیچھے۔ اسے اپنے چہرے پر ایک مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کو خود سے دور کرنے کے لیے اپنا زور بازو آزمایا، مگر وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ اس کا نقاب چہرے سے اٹھا اور اس کی حواس چند پلوں میں گم ہو چکے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سامنے ایک گراؤنڈ میں لگے ٹیولپس کی طرف آئی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا یہ پاگل آدمی؟ اس کے مڑنے سے پہلے اپنی پشت پر مضبوط حصار محسوس ہوا۔ اب دور جن کی طرح آتے ہیں آپ؟ وہاں کی سختی سے نیچے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کبھی تو دھیان کر لیا کریں۔ وہ اسے دور کر رہی تھی جبکہ سلطان کی گرفت مزید مضبوط ہے۔ سوری، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ کس لیے؟ جن کی طرح آنے کے لیے۔ وہ ہنسی۔
چلیں چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلتی ایک قدم آگے چل پڑی۔ ایک گہری سانس پڑتا وہ آس پاس دیکھتا اس کے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ آخر کو بھی مقصد استقلال اسٹریٹ کی سڑکیں ناپتے وہ دونوں تھکے ہارے پرندے گھر کو لوٹے تھے۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ سنو جی، وہ مرر کے سامنے کھڑی حجاب اتار رہی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کب تک آئیں گے؟ شاید صبح تک۔ وہ کوٹ پہنتا اسے تھام چکا تھا۔ عشا نے گہری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا چل دیا، مگر وہ اس پاگل لڑکی اس کی آنکھوں میں سلطان کو دیکھ چکی تھی، اس پاگل اور سر پھرے بیڑیوں کو جس سے وہ ڈرتی تھی، مگر وہ اسے روک نہ سکی۔ وہ اسے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص وعدوں کو نبھانے میں کتنا مضبوط ہے۔ اپنے وجود پر اس کے پاگل شیطان کو حاوی کیا وہ اپنی مخصوص جگہ کے باہر کھڑا تھا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازیں اس کے جنون میں آگ بھڑکا رہی تھیں۔ سلطان نے پاؤں کی طرف لگاتے دروازہ دھڑم سے کھولا اور اپنے عین سامنے ان دو جڑواں خطرناک چہروں والے بھائیوں کو دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ ان میں سے ایک کی حالت ایسی قابل نہیں تھی کہ وہ مزید مار جھیل سکتا۔ یقین تو رادی اپنے مضبوط بازوؤں کو استعمال میں لاتے ان کی اچھی خاصی خاطر توضع کرنے میں مصروف تھے۔ سلطان کے چند خاص آدمی کمرے کے چاروں کونوں پر گنز لیے کھڑے اپنے سامنے کا منظر انتہائی دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے بڑھتا ان میں سے ایک کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ سر پر ہوڈ ڈالے، آنکھوں میں گہری سرخی لیے خود پر حاوی ان جانوروں کو دیکھتے وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو مزید بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان دونوں عجیب بھائیوں کے چہروں پر بری طرح سے بگاڑ چکا تھا، مگر اس کے غصے کی آگ نہ جانے کیوں تھم نہیں رہی تھی۔ اس کے دھاڑوں میں وہ خطرناک سی ہنسی سنتا وہاں کھڑا ہر شخص اس بے رحم انسان سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ یگید اور عادی سے کچھ فاصلے پر ہوئے۔ سلطان نے خنجر کی نوک ایک سینے پر رکھتے نیچے تک ایک لمبی لکیر کھینچی۔ کرب کی شدت سے وہ بے قابو ہوتا چلا اٹھا۔ ہادی کے قدم لڑکھڑائے اور وہ چند قدم پیچھے دیوار سے جانے لگا۔ وہ اسٹرانگ سا لڑکا زندگی میں پہلی بار اسے یوں بے قابو اور پاگل ہوتے ان کی دونوں کی سانسیں نکالتے دیکھ کر خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ یگید نے اسے تھامتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے حوصلہ دیا، مگر وہ ان پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مقابل وہ بے رحم انسان ان دونوں پر کسی شیطان کی طرح حاوی ہوا بری طرح دھار رہا تھا۔ یگید نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے قدم روک گیا۔ وہ جانتا تھا اب رکنے والا نہیں۔ تمہاری وجہ سے خبیث انسان، تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی مجھ سے دور ہوئی۔ اسے سلطان سے نفرت ہوئی۔ جانتے ہو کتنا تڑپا ہوں میں؟ بس ایک دفعہ اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے۔ ہر پل، ہر گزرا لمحہ بے دردی سے تڑپا ہوں میں، صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ تم لوگوں نے سلطان کو تڑپانے کی جرأت کی اور اب اس کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سلطان نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی تو مقابل شخص کو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل کر اپنے مقام سے باہر آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بس ایک دفعہ اس کے ہاتھ تو لگ کر دیکھو۔ تمہیں شاید انسانوں اور جانوروں میں فرق معلوم نہیں۔ اکرم کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ ہاں، وہ انسان نہیں تھا، ایک بدترین جانور ہی تو تھا، ایک خوفناک زخمی بھیڑیا، اور وہ اپنی موت اس کی سرخ آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ سلطان نے بلند آواز میں تھاڑتے ہوئے اس کے وجود کو دور دھکیلا، جبکہ دوسرا والا آدمی پہلے ہی ادمردہ حالت لیے زمین پر بے سود پڑا تھا۔ سلطان نے یگید کو اشارہ کیا تو ایک دم ان کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ میرا کام یہاں تمام ہوتا ہے یگید، بس آخری سانسیں ان کے وجود میں باقی رہنی چاہیے۔ یگید نے اس کے خنجر پر گرفت مضبوط کی۔ وہ ایک طرف کھڑا اسے دونوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندی۔ اللہ کا وعدہ، جب یہ وعدہ کرے تو پھر توڑتے نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ پاگل لڑکا اپنے اندر کا غصہ بے دردی سے ان پر نکالتا بے قابو ہو چکا تھا۔ ان کے وجود سے نکلتی ہر سانس پر سلطان کو اپنے وجود پر گہری سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی جو جان لیوا تھی، مگر وہ ان گھٹیا انسانوں کی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ حال کے بیچ اب ایک دوسرے کی پشت سے جڑی دو کرسیوں پر وہ ادمردہ وجود لیے اپنی آخری سانسیں بندھ رہے تھے۔ بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں سمیت گردنیں جھکائے وہ دونوں اپنی موت سے آشنا ہو چکے تھے، اور اس بے رحم موت سے پہلی بار انہیں خوف محسوس ہوا تھا۔ ہادی نے اپنا کام سر انجام دیتے پیٹرول کا ایک کین ایک طرف پھینکا۔ سلطان ان سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے آرام سے انہیں یوں تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ سلطان، آخر تم اپنی بات کے پکے نکلے۔ بہرام نے مصنوعی سی مسکراہٹ لیے بمشکل اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے کہا۔
सुल्तान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। यकीनन काफ़ी लुत्फ अंदोज हुए होंगे तुम दोनों। मज़ीद का मूड नहीं है अब मेरा, बोर हो गया हूँ। वह मुस्कुराया और उसने जेब से लाइटर निकालकर उसे जलाया। लाइटर से निकलती आँख की रोशनी उसके खूनखार आंखों को मज़ीद खौफनाक बना रहे थे। वो क्या कहते हैं ना, हाँ स्वाहा। कहते ही सुल्तान ने लाइटर इनकी तरफ उछाला। इसके गिरते ही आग की लिपटें इनके वजूद को घेर चुकी थी। इस कुशादा हाल से चीखों की बुलंद आवाज़ें इन सभी अफराद को पुरसकून कर रही थीं। इन दोनों अजीब चेहरे वालों को जिंदा जलते हुए वजूद इन कमरे में एक अजीब सी बू फैलाए हुए थे। सुल्तान ने एक लंबी सांस भरते इस अजीब सी बू को महसूस करते अपने गर्दन को मरोड़कर एक साइड पर किया और वह सर कुर्सी की पुर्श से टिकाए चेहरा छत की तरफ मरकूज कर गया। दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में उलझाती लब काटती बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। पूरे हाल में घूमते एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ईशा ने एक निगाह वक्त पर दौड़ाई। सुबह के 7 बज रहे थे और उसके निकम्मे शोहर का कोई अता पता नहीं था। ईशा ने कुछ सोचते हुए इसे कॉल मिलाई जो दूसरी ही बेल पर कनेक्ट हुई। मरहबा। वह मजबूत आवाज़ सुनती गहरी सांस भर गई। मरहबा, आप कहाँ हैं और कब तक आएंगे? सुल्तान की गहरी मुस्कुराहट हुई। इतने में फ्लैट का दरवाज़ा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। वह एकदम मुड़ी। उसको मुस्कुराते देखकर ईशा ने मोबाइल सोफे पर फेंका। हाय स्वीटी। वो करीब आया। ईशा ने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाए जिन्हें वह मुस्कुराकर थाम गया। इस प्यारी सी लड़की ने तशक्कुर भरी सांस खारिज करते आंखें मींदी और अगले ही पल वो खुद पर काबू खोती दौड़कर इसके सीने से जा लगी। सुल्तान ने पूरी आंखें खोलते उसे देखा और वो खुलकर मुस्कुराता अपना हिसार तंग कर गया। वो खुश थी और वो इसकी खुशी की वजह अच्छे से जानता था। कभी हाल तो कभी किचन में घूमती वो खुश थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसे ये मुस्कुराता देखकर वो बेरहम इंसान पुरसकून हुआ था। सुल्तान की आपस में खामोशी थी और वो कभी ना खामोश रहने वाला लड़का काफ़ी संजीदा हो चुका था। सुल्तान उसे बगौर देख रहा था। वो गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। तो मतलब वो कोई चांस नहीं। ये कितने दफ़े में गर्दन हिलाई। वो जज्बाती हो रहा है। न जाने क्यों मैं इसके इस रवैये की वजह जानने से कासिर हूँ। सुल्तान ने अपनी दाढ़ी को छुआ और वो एकदम अपनी कुर्सी से उठा और यगीत के कंधे पर जोरदार हाथ मारता 2 कदम बढ़ा। तो चल फिर। कहाँ? यगीत ने मुड़कर उसे देखा। उठाते हैं उसे। इसकी बात सुनते ही उसके संजीदा चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ी और वो उछलकर इसके पीछे भागा। सुल्तान उसे अपने प्लान से आगाह करता अपनी गाड़ी तक पहुंचा। यगीत ने सीने पर हाथ रखे मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और वो चल दिया। क्या वाकई? वह हैरानी से सुल्तान के कहे अल्फाज पर उसे देख रही थी। मगर उस्मान भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो देख नहीं रहे कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं? वो कैसे इन्हें मिलने से रोक सकते हैं? सुल्तान ने मुस्कुराकर इसका सर अपने कंधे पर रखा। तुम इसे नहीं जानती। वो बहुत ज़िद्दी इंसान है। वो बस एक फजूल सी जिद और अना की खातिर इन दोनों को अजियत दे रहा है। मगर अब बहुत हुआ। मैं ये गीत को इस हाल में नहीं देख सकता और इसके लिए चाहे मुझे इसकी खुशी को दुनिया के तीसरे कोने से भी उठाकर ही क्यों ना लाना पड़े। वो हंसी। तो क्या आज हम उसे उसके घर से किडनैप करेंगे? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया तो वो शरीर से हंसी उसे देख रही थी। वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें किडनैप किया था। हाँ, आपने मुझे कब? वह रुकी। सुल्तान के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट थी। 1 नंबर के होंडे हैं आप। वह मुस्कुराया। कोई शक? वो माथे पर हाथ रखी। बस फ़र्क इतना है कि इन दोनों की शादी में हुलिया और ये गीत दोनों की मर्ज़ी शामिल है और हमारे केस में ऐसा नहीं था। और वो क्यों? अरे मैं आपसे शादी थोड़ी ना करना चाहती थी। वो तो आपने ज़बरदस्ती की थी ना। हाँ ज़बरदस्ती। हाँ जी बिल्कुल, सरासर ज़बरदस्ती। मगर तब तुम्हारी इन आंखों में तो साफ हाँ थी। तुम भी चाहती थी इंसान संबंधी से शादी करना। अब मुकर नहीं सकती। वो बालों में हाथ फेर गया। वो मुस्कुराहट दबा गई। झूठ, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। आपने 2 दफ़ा मुझसे शादी की और दोनों दफ़ा ज़बरदस्ती। हाँ। वो रुख मोड़ गई। सुल्तान ने उसे कमर से थाम कर उठाते अपने मुकाबले किया और इसके संभलने तक वो उसे अपनी मजबूत आगोश में छुपा चुका था। वह गहरी सांस भरती पुरसकून होती आंखें मूंद गई। थैंक यू। वो किसने? मेरी ज़िंदगी में आने और उसे खूबसूरत बनाने के लिए। वह मुस्कुराई। आप अब हाथ पैर और मुंह क्या नहा कर मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे आप पर थोड़ा तरस आ गया। सोचा इस गरीब का भला हो जाएगा। वो हंसा। तेरा पीछा कभी नहीं छटांगा सोनी है। अब्दुल उल्टी ज़बान। थैंक यू मुझ पर तरस खाने के लिए। वह हंसी और सुल्तान की मजबूत होती गिरफ्त पर अपनी हंसी दबा के। अब थोड़ा मज़ीद तरस खा लो ना इस गरीब पर। हाँ अब क्या करूँ? निकम्मी कहीं की। वह इसके कंधे पर सर रख गया। फ्लैट की घंटी ने शोर मचाकर सुल्तान के माथे पर सिलवटों में इजाफा किया। दरवाज़ा खोलते ही पूरी बारात इसके दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मरवा और सारफ समेत वो सब इसके फ्लैट में मौजूद यगीत की हिम्मत बंधाने में मसरूफ़ थे।
रात ने अपने पर फैलाए और वो अपनी दुल्हन को लाने दुल्हन समेत रवाना होने के लिए तैयार थे। मैं भी साथ चलूँगी, प्लीज़ प्लीज़। सुल्तान फ्लैट से बाहर निकले कि ईशा एकदम उछलकर उसके सामने आ रुकी। अरे लड़की, तुम यहाँ संभालो ना सब, हम अभी गए और अभी आए। हाँ अब्दुल, इसे संभालने के लिए किसी का तो साथ होना ज़रूरी है ना। वो मुस्कुराया, वो इसे इशारा करता बड़ाई बचलती और उसके कदम पर कदम चलती अपने सफ़र पर रवां हुई। इस महलनुमा कमरे के अंधेरे कोने में लगी वो अपनी किस्मत पर मातम मनाती हुई खुद को कोस रही थी। उसे तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। आखिर तो वो आखिर क्यों थी? क्यों अपने जहन में उभरते सवालों के जवाब देने से कासिर वो बिना हिस्से हरकत पड़ी थी। बालकों पर हुई आहट ने इसका ध्यान यकलखती अपनी ओर खींचा। वो शिद्दत से दुआ कर रही थी कि वह हट इस पागल इंसान की ना हो। ना चाहते हुए उठी और बालकनी का पर्दा हटाते माथे पर हाथ रखती मुड़ गई। वो रेलिंग पर बाजू रखे बड़े आराम से लटका उसे तकने में मसरूफ़ था। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है पागल इंसान? वो बेबसी से उसे देखती हुई बोली। हाँ। ये जान अपनी इन मेंढक जैसी आंखों में कैद करके अब पूछती हो कि प्यारी नहीं? हाँ लड़की, क्या कहूँ आखिर मैं तुम्हें? वो 2 कदम फासले पर हुई तो उछलकर बालकोनी में कूदा। ये गीत तुम्हें खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। अगर भाईजान ने तुम्हें यहाँ, बस खामोश हो जाओ हुलिया। तुम्हारे भाईजान की ज़िंदगी नहीं हमारी है और फैसला करने का इख्तियार भी हमें है। वो सीने पर हाथ रखती बेड के किनारे जा बैठी। हुलिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने हैरानी से उसे देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर क्या है ये, क्या कह रहे हो? घुटनों के बल उसके करीब आ बैठा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? इडियट इंसान, अगर तुम पर भरोसा ना होती तो तुम इस वक्त यहाँ ना होते। वो गुस्से से बोले। मुझसे शादी करोगी? वह खामोश हुई। बोलो हुलिया, करोगी इस इडियट इंसान से शादी? हुलिया ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई। देखो मुझे, देखो क्या हाल कर दिया तुमने मेरा, और पूछ रहे हो कि तुमसे शादी करूँगी या नहीं। तुमसे नहीं तो किससे करूँगी शादी, इडियट। वो गिरबान से जकड़े उसे दूर धकेल गई। एक शरीर से मुस्कुराहट यगीत के चेहरे पर नमूदार है। तो मेरे साथ चलो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यगीत? भाईजान, कुछ वक्त के लिए उसे एक तरफ रखो, बस कुछ वक्त के लिए। वो तुम्हें मार डालेंगे तो मैं शौक से मर जाऊँगा। हुलिया प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई स्वेयर। वो घुटनों के बल उसके मुकाबला बैठे वो रो रही थी। कर लो ना मुझसे शादी जंगली लड़की, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम। यगीत ने इसका हाथ मजबूती से थामा। क्या तुम किसी की झूठी या ना और फजूल सी जिद के सामने अपनी ज़िंदगी त्याग दोगी? क्या तुम खुद को बर्बाद होता देख पाओगी? वो नफ़ी में सर हिलाया। तो चलो। वैसे ले बालकनी तक आया। हुलिया ने ज़ोर लगाकर उसे रोका। मैं नहीं। हिम्मत करो हुलिया, मैं अकेला नहीं, पूरी बारात तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो रो दी। बस ज़रा सी हिम्मत, तो मैं वापस लाऊंगा। वो बस बेबसी से लब काटती उसे देख रही थी। एक कदम से ही 2 कदम पीछे हुई। नहीं यगीत, मैं भाईजान को धोखा नहीं दे सकती। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती पीछे हुई। अरे याद, अब इमोशनल मत हो हुलिया, मेरे साथ चलो प्लीज़। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती यगीत, मुझे मजबूर मत करो जंगली लड़की। वो करीब हुआ। तुम क्यों इतने ढीठ हो आखिर? यगीत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, मगर वो नफ़ी में गर्दन हिलाती इससे कदरे फासले पर हुई। हुलिया जिद मत करो, मैं नहीं जाऊँगी तो उठाकर ले जाऊँगा। वो लब भिड़ते बोला। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे अब? वो गुस्से से उसे देख रही थी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर, ज़बरदस्ती भी काफ़ी ज़्यादा सारी। वो 2 कदम फासले पर हुई। यगीत अब अपना हक छीन लेना अच्छे से जानता है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और उसे पाने के लिए मैं हर से गुजर जाता हूँ। किसी के सहारे बैठकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मुझसे नहीं हूँ। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे? वो चिल्लाई। हुलिया, अब इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कहता हुआ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता। वो कुछ समझती इससे पहले यगीत ने अपनी जैकेट की जेब से टेप निकालकर उसे फाड़ते उसके मुंह पर लगाए और उसके तगोदो करने से पहले वो लड़का तेज़ी से इसके दोनों हाथ पुश्त पर रुमाल से बांध चुका था। वो मुंह पर लगी टेप के नीचे से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी मेरी मोगली, तुम टेढ़ी हो तो मैं भी कुत्ते की पूँछ हूँ। यगीत ने बढ़कर उसे अपने कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर निकला। दरवाजे पर खड़े इस कंजे ने उसे देखते आजिज़ से गर्दन झुकाते हाथ का इशारा किया और यगीत इसके पीछे बैक गेट तक आया। वो इसके कंधे से उतरने की नाकाम कोशिश करती बुरी तरह रो रही थी। वो इसीलिए बैक गेट से बाहर ही निकला कि यूसुफ बे ने एक तशक्कुर भरी सांस खारिज की। कोने में खड़ी काले रंग की गाड़ी के करीब आता वो उसे बैक सीट पर बिठा चुका था। अल्लाह अल्लाह यगीत भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। अपनी होने वाली दुल्हन को कोई ऐसे लाता है क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, दोनों बहन भाई ही टेढ़े हैं, एक जैसे हैं। दोनों को ही सीधी बातें ज़रा समझ नहीं आती।
ईशा ने उसके चेहरे से टेप हटाई ही कि वो बुलंद आवाज़ में रो दी। अरे हुलिया प्लीज़ चुप हो जाओ, रो मत, आज बहुत ख़ास दिन है और अपने इस ख़ास दिन पर रोना बड़ा बुरा माना जाता है। ईशा ने उसके हाथ खोले ही कि वो तेज़ी से बढ़कर अगली सीट पर बैठे इस लंबे से लड़के के बाल जकड़ चुकी थी। इडियट इंसान, तुम बहुत बुरे हो, मैं मार डालूंगी तुम्हें। वो इसे झंझोड़ रही थी जबकि ईशा समेत सुल्तान के कहके पूरी गाड़ी में गूंज रहे थे। जंगली लड़की, कुछ तो ख्याल कर लो मेरी इज्जत का, यहाँ और भी लोग बैठे हैं, अपना ये जंगलीपन कुछ देर बाद पूरा कर लेना। वो इसे झटके से छोड़ते हुए बुलंद आवाज़ में रो दी तो ईशा ने सख्ती से उसे गले लगाया। अरे पागल लड़की, ऐसे नहीं रोते, बस चुप हो जा हुलिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जस्ट काम डाउन। सुल्तान की मजबूत आवाज़ पर उसकी बुलंद आवाज़ धीमी और मतवातर से चलती हैं हिचकियाँ जारी हों। यगीत ने एक निगाह मुड़कर उसे देखा। वो रोती ईशा के गले लगी उसे तीखी निगाहों से देख रही थी। वो मुस्कुराता हुआ रुख मोड़ गया। सुल्तान के फ्लैट पहुंचते वो इसके हमरा रोती सिसकती अंदर दाखिल हुई जहाँ सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसकी तरफ लपके। हुलिया तेज़ी से बढ़कर आइगल के गले जा लगी और बुलंद आवाज़ में रो दी। पागल लड़की, बस चुप, खामोश हो जाओ, वो उसे ठंडा कर रही थी। आइगल ने सुर्ख रंग का दुपट्टा इसके सर पर ओढ़ते एक निगाह भरपूर इस पर दौड़ाई। सुल्तान के दिए गए ऑप्शन में से ये अमाम निगाह का ऑप्शन चुना। हुलिया की ज़िंदगी और उसका फैमिली बैकग्राउंड मद्देनज़र रखते उसे यही सबसे बेहतर लगा। यगित को इस्लाम कबूल किए कुछ अरसा ही हुआ था, मगर वो दिल से एक मुसलमान था जो दिल से गवाह था कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब हो ना कभी होगा। हुलिया खान न्यासी, आपका निकाह मोहम्मद यगीत अरब के साथ बस 10 लाख तुर्किश लीरा हक महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपका कबूल है? हुलिया के मतवातर से चलती हिचकियाँ एकदम की साकत हुई। कबूल है, वो एकदम ही बोल गई। यगीत के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट दे दी। वैसे कबूल कर चुकी थी। मोहम्मद यगीत अरब, आपका निकाह हुलिया खान न्याजी के साथ। क्या आपका कबूल है? खुदा की कसम कबूल है। वो दोनों हाथ हवा में उठाए बुलंद आवाज़ में बोला तो सबका एक भरपूर कहकहा गूंजा। कुछ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो आम सी लड़की एक भरपूर अफसानवी तर्ज के ज़ेर असर हुलिया यगीत अरब बन चुकी थी। यगी की तो खुशी की इंतहा पूरी ज़िंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो सबके गले लगता सुल्तान की तरफ बढ़ा तो सुल्तान ने हाथ का मुक्का बनाया उसकी तरफ बढ़ाया। यार आज तो लग जा गले, होश में आ बरखुरदार, मैं तेरी बीवी नहीं। वो हंसा तो सुल्तान ने आईब्रो उठाए उसे देखा। हाल में भरे रश में से यगीत ने अपनी प्यारी सी बीवी को देखा। आइगल और ईशा इसके हाथ थामे उसे मुबारकबाद देने में मसरूफ़ थी। यगीत के करीब आते वो दोनों इसका रुख इसकी जानिब मोड़ गई। हुलिया की निगाहें उठाने से पहले ही यगी ने एकदम से उसे थामकर अपनी आगोश में कैद किया। वो जो खामोश खड़ी थी एक ही दम बुलंद आवाज़ में रो दी। हुलिया, बस हो गया मेरी जान, बस इतनी सी बात थी और तुम बिला वजह इतनी परेशान हो रही थी। हुलिया ने अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली कि यगीत ने अपनी मुस्कुराहट दबाते इसका चेहरा थामते पेशानी पर लब रखी। तालियों की भरपूर आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंजी। पुरमसरत सा माहौल उभार रहा था। हुलिया ने बमुश्किल इसके चेहरे पर निगाहें जमाई। जहाँ इन गहरी आंखों में आंसू देखती वो इसके सीने पर सर टिका गई। यगीत ने आंखें मूंदे ही वो खुशी से लबरेज आंसू फिसल कर उसके बालों में ही कहीं जज्ब हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हुलिया, और हमेशा रहूँगा। तुम्हें अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वह अपने असाब दुरुस्त करती एकदम से इसके फासले पर हुई और एक ज़र इसके कंधे पर रसीद की। अपने पुरसकून फ्लैट में इतना शोर और भीड़ देखकर इससे थोड़ी सी उलझन हो रही थी। सुल्तान ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर वो उसे कहीं दिखाई ना दी। आखिर को वो उठा। एक्सक्यूज़ मी गाइस, यहाँ एक अदद मेरी वाली भी थी, किसी ने देखा क्या? सुल्तान की बात पर सबका बैक वक्त कहका गूंजा। आपकी वाली किचन में मसरूफ़ है जवाब, और इसका निकम्मा शौहर गप्पों में। किचन से मुंह निकाले वो बुलंद आवाज़ में बोली, हुप्स। सुल्तान ने ज़बान दांतों तले दबाई। सबकी हंसी सुनता वो किचन में आया। मुझे अब थोड़ी पता कि मैडम प्यारी बेगम मेहनत करने में मसरूफ़ है। सुल्तान ने उसके हाथ से ट्रे थामते सभी कप एक कतार में अरेंज किए। वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। सुल्तान ने शेल्फ पर हाथ रख के झुककर इसे देखा। ईशा ने आईब्रो उठाकर इसे मुखातिब किया। अपना दिन याद आ गया। वो हंसी। हाँ, काश के उस दिन भी तुम यूँ। ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या सीधा कहीं? सुल्तान ने उसका हिजाब दुरुस्त किया। तुम बहुत खूबसूरत थी तब भी, और अब मज़ीद जब तुमने मुझे कबूल किया। वो रुका। तो क्या? वो आईब्रो उठाए उसे देख रही थी। तो दिल चाहा तुम्हें खुद में कहीं छुपा लूँ और कभी जुदा ना करूँ। इस पागल लड़की की धड़कनें कुछ हथल पुथल हुई। वो शरारत से मुस्कुराती उसे देख रही थी। वो कहते थे मुझसे मोहब्बत नहीं। हाँ, सुल्तान ने खींचकर उसे अपनी आगोश में भरा। तुम इस वक्त अगर पागलों की तरह रो नहीं रही होती ना, तो कसम से तुम्हें बताता कि यहाँ इस पागल दिन में तुम्हारी मोहब्बत का तूफान किस कदर बड़ी लगाम है। फुर्सत से बताता तुम्हें और तुम सुन भी ना पाती।
वो गर्दन झुका गई। सुल्तान ने इसके सर पर पेशानी टिकाते मुस्कुराहट दबाई। अरे हटे, भी सब इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ। वो तेज़ी से उसके हिसार से निकली। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई। ईशा ने एक नज़र उसी के देखा। उसके गुस्से से भरे को चेखती वो धीरे से वापस उसी जगह पर आ चुकी थी। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त मजबूत की। आखिर कितनी दफ़ा कहूँ तुमसे, बताओ, आखिर किस तरह समझोगी तुम? वो अपनी गिरफ्त मजबूत तंग कर रहा था। इस नाजुक सी लड़की की सांसें मध्यम हो रही थी। आप पागल हैं, वो बमुश्किल बोली तो सुल्तान ने एकदम गिरफ्त ढीली की। एक बार में समझ जाया करो मेरी गुड़िया, न मुझे पागल किया करो। नहीं चाहता जो तुम पर गुस्सा करना। ईशा इसके कंधे पर एक ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। आप बहुत बुरे हैं और तुम बहुत प्यारी। वो झुककर इससे रुसार पर एक खूबसूरत सा निशान छोड़ता लवाजमात से भरा ट्रे थामे किचन से निकला। अल्लाह, किस पागल जानवर से वास्ता पड़ गया मेरा, मार ही डालेगा किसी दिन मुझे। वो खुद को ठंडा करती वहाँ से निकली। इस संजीदा शख्स को आपस से बाहर होते देखकर हुलिया ने मजबूती से ये गीत की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। वो तेज़ी से यकी की तरफ बढ़ाई कि सुल्तान ने उसे कंधे से थाम कर दूर धकेला। होश में आओ उस्मान, वो बुलंद आवाज़ में बोला। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया सुल्तान। अपनी आंखें खोल और देख, तू जो देख नहीं पा रहा, देख इन्हें। मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से और तू इनसे वो मोहब्बत छीन रहा है। उस्मान बे ने सख्ती से आंखें मीची। भाईजान, मुझे माफ़ कर दे, वो रोती हुई बोली। तुमने मुझे बहुत। वो झुक गई। यगीत ने उसे कंधों से थामकर अपने साथ खड़ा किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं उस्मान, इसे कुछ भी कहने से पहले मुझसे निबट। सुल्तान ने उस्मान को कंधों से थामा। वो जबड़े भिंचे खुद पर काबू किए खड़ा था। उस्मान भे, वो मध्यम सी आवाज़ सुनते उसके तने हुए असाब एकदम ही ढीले पड़े। सुल्तान की अकब से निकली वो उसके रूबरू खड़ी थी। खुदा के लिए ऐसा मत करे, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जब रब किसी की मोहब्बत को मुकम्मल कर दें तो हम इंसान कौन होते हैं अपना हिसाब अलग से रखने वाले। वो बेबस हुआ। प्लीज़ इन्हें यूँ धुतकारे मत। मोहब्बत एक पाक जज्बा है और निकाह इसके पाकीज़ा होने की अलामत। इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दे। वो इसकी आंखों में देखता कंधे झुका गया। वो ढह चुका था। इसके अल्फाज ही तमाम थे। वो खामोश हुआ। उस्मान बे ने निगाहें झुकाई। वो अपनी अना, अपनी ज़िद और अपनी ज़िंदगी उसके सामने हार चुका था। सुल्तान ने इसके गिर्द बाजू हमाल करते एक निगाह अपने साथ खड़े दोनों और फिर उस्मान को देखा। वो गर्दन झुकाए खड़ा था। अगर मैं ये कबूल करूं तो क्या मुझे सुकून मिल जाएगा? क्या मेरे अंदर उठी इस आग को बुझा दिया जाएगा? क्या मेरी ज़मीन पर लगते लफ्ज़ों के कोड़े बरसना बंद हो जाएंगे? वो बेबसी से बोला। उसकी आवाज़ में दुख था। ईशा ने इस बात में सर हिलाया। रब की रज़ा में राज़ी होना सीखें, वो आपको सुकून बख्शेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो नीली गहरी सुर्खी ज़दा आंखें खारे पानी से तर हुई और वो मजबूत शख्स अपने आंसू छुपाता गर्दन झुका गया। दुआ तो करूँगा तुम दोनों खुश रहो। इस घर के दरवाजे खुले, जब चाहो आ सकते हो। उस्मान ने एक निगाह हुलिया पर दौड़ाई। उसके चेहरे पर एक दुख, एक निदामत और एक खुशी देखता वो अपने कदम मोड़ता वहाँ से जा चुका था। ईशा समेत सबने एक तशक्कुर भरी सांस खारिज की। यगित ने मजबूती से हुलिया का हाथ थामा। वो गहरी सांस भर रही थी। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ उसे। वो ईशा को हाथी और आइगल के साथ घर भेज चुका था। वो इसके हमरा यगीत के छोटे से फ्लैट में दाखिल हुई। अरे एक मिनट, बस एक मिनट, यहाँ रुको। वो इसे दरवाजे पर रोके तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ा और कुछ पल में एक छोटा सा बॉक्स हाथ में थामे वापस इसके रूबरू आ खड़ा हुआ। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। बड़े कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन घर में पहली बार आए तो उसे मीठा खिलाना चाहिए। मेरे घर में कोई औरत तो नहीं है जो तुम्हें अच्छे से खुशामदीद कह सकते, और मैं ठहरा निकम्मा सा। यगित ने इसका पसंदीदा केक उसकी तरफ बढ़ाया और वो बस उसे देख कर रह गई। वो बिना पलकें झपके उसे देख रही थी। हुलिया के गले के गिर्द सुर्ख रंग का स्कार्फ लिपटा था। यगित ने उसे खोलकर इसके सर पर और राते एक नज़र उसे देखा और दोनों हाथ उसके चेहरे के सामने फेरते अपनी दुल्हन की बलाई में। वो मुस्कुराई। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे नज़र उतार रहा हूँ ना अपनी दुल्हन की, हटो सामने से। बस एक तरफ करती अंदर दाखिल हुई। वो फ्लैट था तो छोटा मगर काफ़ी खूबसूरत था। वो हर तरफ देखती कुछ खुश हुई थी। तुम्हारा कमरा कौन सा है? इसके सवाल पर यगीत ने लेफ्ट साइड पर बने कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरे में दाखिल होती मुस्कुराई। इसकी निगाह कमरे की छोटी सी बालकनी पर पड़ी। वो इसके करीब खड़ी थी। यगीत ने एक गहरी सांस भरी और वो उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। उसने धीरे से अपना हिसार उसके गिर्द तंग ही किया कि हुलिया ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। डोंट टच मी इडियट। वो दोनों हाथ उठाए सर पर रखे। हाँ लड़की, अब तो मैं मुकम्मल हक ले चुका हूँ। अब किस बात की मना ही भला?
تو کیا اب تم اپنی مرضی کرو گے اور مجھ پر اپنی مرضی چلاؤ گے؟ وہ رخ موڑے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میری اتنی جرت؟ نہ بھائی، تو پھر؟ ارے یار، اب تو تم میری بیوی ہو نا، تو میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فاصلے پر ہوئی۔ یگت نے سختی سے آنکھیں مچھتے خود پر ضبط کیا۔ کوئی ایک وجہ تو بتاؤ انکار کی۔ کوئی ایک؟ وہ سوچتی ادھر ادھر نگاہ گھما گئی۔ مجھے الجھن ہوتی ہے کوئی مجھے چھوئے تو، اس لیے تمہاری چھونے کی تو میں… یگت نے اس کی بات روکتے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کیا۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ انسان، مجھ سے دور رہو۔ اسے دھکیلتی لگا لو جتنا زور لگا سکتی ہو، چھڑا کر دکھاؤ خود کو یگت کی گرفت سے۔ تو کیا اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ استغفر اللہ لڑکی، اب میں بھلا اپنی پسندیدہ بیوی کو بلیک میل کروں گا؟ وہ آ بھر گیا۔ تو پھر ہٹو، چھوڑو مجھے اور مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر آؤ۔ ہولیا نے پورا زور لگا کر اسے دھکیلا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ تمہارے 3 فٹ کی ایسی کی تیسی؟ یگت نے مضبوطی سے اسے خود میں چھپایا۔ وہ ایک دم ساکت سی ہوئی اور کچھ پل اس کی آواز نہ آئی۔ یگت نے جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ان خوبصورت نیلی آنکھوں سے نکلتا سمندر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ ارے میری موگلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھ، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اپنے ایپل کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ وہ ہچکیاں بھرتی اس کے گرد حصار تنگ کر کے۔ تم بہت ڈھیٹ انسان ہو۔ وہ مسکرایا۔ تم نے ابھی دیکھی ہی کہاں میں ڈھٹائی؟ یگت نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ وہ آج اسے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناک اور رخسار کے گرد ہلکے ہلکے سے بھورے رنگ کے نشانات چمک رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں ہلکی سی سرخ ہوئی تھیں۔ وام سا چہرہ بھی اس پاگل سے لڑکے کو خود پر فدا کر رہا تھا۔ یگت نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی دونوں آنکھوں کو چھوا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی اور وہ پاگل سا لڑکا اپنے وجود میں گہری سنسناہٹ محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ اس کی ہوئی تھی اور اس بے قرار دل کو نہ جانے کتنی عرصے بعد وہ قرار نصیب ہوا تھا۔ بھائی جان، وہ مجھ سے خفا ہیں۔ میں کیا کروں یگت؟ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ سلطان بھائی ہے نا، وہ اسے سنبھال لیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو میں اسے پاؤں میں گر کر اسے منا لوں گا، یا پھر جیسے وہ کہے گا میں یہ سب کروں گا ہولیا، جس سے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جو کہو گی ہمیشہ وہی کروں گا۔ آج سے اس دل پر، اس گھر پر، اس مکمل انسان پر تمہاری مرضی چلے گی۔ تم کہو گی جس طرف میں اسی طرف چلوں گا۔ یگت الب پر ہولیا الب کا مکمل حق ہے۔ وہ خود پر قابو کھوتی ایک دم اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر گئی اور بلند آواز میں رو دی۔ وہ ایک بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ بس خاموش ہو جاؤ میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ پرسکون ہوئی۔ ٹفر، دور رہو مجھ سے۔ وہ ایک پل میں اسے دھکیلتی ہوئی دور ہوئی اور آنسو صاف کرتی بالکنی کی ریلنگ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہنسا۔ ہاں، یہ جنگلی لڑکی اب تو میری ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ یگت نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی لگائی۔ کہا تھا نا چرا کے لے جاؤں گا۔ ہولیا نے اسے کوہنی کی ضرب لگاتے دور کیا۔ میری جنگلی بیوی، دونوں بیک وقت ہنس دیا۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے اسے دیکھا۔ ڈھیٹوں کا استاد تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا آخری یہ ضد؟ عثمان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہولیا کا حفاظت کا ذمہ ہم پر ہے عثمان، اور تجھے کس بات کی فکر ہے بتا؟ وہ کندھے اور نگاہیں کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ اور اگر کچھ ہوا اسے تو بھی جانتا ہے سلطان، بزدار خان ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے، اور ہولیا بزدار خان کو اس تک پہنچنے سے پہلے یگت الب سے نپٹنا پڑے گا، جس سے بدترین اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسے اچھی طرح سے جانتا ہے عثمان، وہ ہولیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان نیلی آنکھوں میں صرف سب تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھپکا۔ پرسکون رہ، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے غائب ہوا۔ پرسکون، وہ طنزیہ مسکرایا۔ رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں عثمان بے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اس گہرے اندھیرے میں اسے اپنے عین سامنے لگے آئینے میں اپنا عکس دکھ رہا تھا، مگر وہ عکس بے چہرہ تھا، وہ دھندلا اور سیاہ تھا۔ ایک ہیولا، ایک عجیب احساس۔ وہ بغور خود کو دیکھتا ہنسا۔ جب وہ رب ہی محبتوں کو مکمل کر دینے والا ہے تو ہم کون ہوتے اپنا الگ سے حساب رکھنے والے؟ تم کہتی ہو وہ مکمل کرتا ہے محبت کو، وہ مکمل کر دینے والا ہے، اور ان محبتوں کا کیا جو بیچ رستے سرعام ہم سے جدا ہو جاتی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یک طرفہ تڑپ کا کیا؟ وہ تب کیوں نہیں دیکھتا اپنے بندے کو تڑپتا ہوا؟ تب وہ کہاں ہوتا ہے؟ تب وہ کیوں مکمل نہیں کرتا؟ تم کہتی ہو وہ پرسکون بخشتا ہے، میں کہتا ہوں وہ تکلیف دیتا ہے۔ تم کہتی ہو وہ سمیٹ لیتا ہے، میں کہتا ہوں وہ بکھیر دیتا ہے۔ کیوں وہ ایسی محبت انسان کے دل میں ڈالتا ہے جو اس کا مقدر نہیں بن سکتی؟ تم مشرق ہو اور میں مغرب ہی نہیں، شاید بیچ میں کھڑا ایک بے سمت نشان، جس کا کوئی حساب رکھتا ہے نہ کوئی پرکھتا ہے۔
तुम मुझे कैसे मिल सकती हो? हम दोनों एक दूसरे की उलट हैं। तो तुम मेरी कैसे हो सकती हो? तू तो चांद है, शफक की हूर कोई, और मैं आस में बैठा दूर कोई। दर्द भरा एक आंसू उसकी मजबूत आंख से निकलकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। वो आंसू इस कदर शिद्दत भरा था कि उसे अपने रुखसार पर फिसलता तपता हुआ शीशा महसूस हो रहा था, जो जलाकर राख कर देने वाला था। वह तंजिया मुस्कुराया और उस कुर्सी की पुर्ज से टेक टेके सर टेके इस अंधेरे में कैद होकर रह गया। शिफा आंटी ने एक हैरान कुन निगाह अपने सामने बैठी इस तीखे नाक वाली मगरूर खातून को देखा, जो इसके मुताबिक एक गोल्डन पत्ता आज उसे थमा रही थी। फंड्स फाइल अपने सामने टेबल पर देखती शिफा आंटी कुछ मुतज़ब्ज़ब हो। सब खैरियत? अचानक इतना बड़ा फैसला? आपने मुझसे पहले कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। शिफा ने बात की तस्दीक चाही, मगर मुकाबिल खामोश थी। मुझे लगता है मैं अब ये मज़ीद संभाल नहीं सकती, और भी काफ़ी काम है और मैं उसे मज़ीद मैनेज नहीं कर सकती। आप मुझसे बेहतर उसे संभाल सकती हैं। मगर राइजिंग टीम, मैंने इनसे बात कर ली है, इन्हें भी यही मुनासिब लगा। अब आप मेन ट्रस्टी और ऑनर हैं। जैसे आप कहें। शिफा ने सर झुकाते हुए उसे देखा, जो मामूल के मुकाबले काफ़ी नरमी से बात करती गर्दन झुकाए बैठी थी। फतार ने शिफा आंटी के ऑफिस के दरवाजे से झांक कर अंदर देखा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी है। दार से बचना नामुमकिन है, ये कहते हुए अपनी ऐनक दुरुस्त करती कमरे में आई। हिना ने मुड़कर उसे देखा। वह मुस्कुराती उसे तक रही थी। क्या हुआ? सुबह सुबह काफ़ी खुश लग रही हो। मैं कब खुश नहीं होती हिना? हिना ने आईब्रो उठाए। हमारी मेहनत कामयाब हुई, वो डरपोक तो ट्रैक पर आ गई। हिना ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा। क्या वाकई? वो हैरान हुई। मेरा कोई प्लान बेकार नहीं जाता मिस हिना। अब तो मान चुकी हो ना? हिना ने दोनों हाथ हवा में उठाते गर्दन झुकाई और दोनों बैक पर हंस दी। वैसे इस काम में बहुत मज़ा आया फदार, हमेशा मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। वो हंसी। मैं जा रही हूँ हिना। हिना ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। सालाना पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था ना मैंने। हिना ने सर इस बात में हिलाया। इसी के लिए मेन कैंपस में जाना पड़ेगा। और वापस कब आओगी? 3 राउंड्स है और इसमें 1 माह लग जाएगा। हिना ने उदास सा चेहरा बनाया। फदार की मुस्कुराहट गहरी हुई। फदार जल्दी से रेडी हो जाओ, शिफा आंटी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। गुलफाम की आवाज़ पर उसने सरस बात में हिलाया और अपने करली बालों को बमशकर पोनी में कैद करती वो अपने भूरे रंग का थैला कंधे पर डालती मुड़ी, मगर रुकी। वह अपने थैले में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। हिना के स्टडी टेबल पर रखते हुए मुस्कुराई। ये तुम्हारे लिए। हिना ने एक नज़र देखा। वो कागज़ की बनी हुई एक तितली थी, जो आम तितलियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक ख़ास किस्म की तितली थी, जो कागज़ को बड़ी महारत से मोड़ तोड़ कर बनाई गई थी। वो देखने में बिल्कुल ऐसी थी, यूं जैसे इसमें अगर जान फूंकी जाए तो वो उड़ पड़ेगी। फदार ने हिना से हाथ मिलाया और चल दी। वो उड़ी के दरवाजे से लगी उसे जाता हुआ देख रही थी। वो लड़की बहुत कम वक्त में ही इस खामोश सी लड़की की ज़िंदगी में एक उधम मचा चुकी थी। फदार ने दरवाजे पर रुक कर एक निगाह उसे देखा और हाथ हवा में बुलंद करती वो जा चुकी थी, जबकि हिना को अब इसकी आदत हो चुकी थी। कुछ दिन वो खामोश सी रही, यूँ जैसे फिर वो अपनी ज़िंदगी में वापस चली गई है। वो खामोश, वो उलझन, कोई हल्ला गुला नहीं, कोई शोर, ना कोई पागलपन। वो उदास थी। हिना ने एक निगाह खिड़की से बाहर दौड़ाई। आसमान पर जगमगाता वो दागों से भरपूर चांद फिर से आधा हो चुका था। 1 तिहाई वो मुकम्मल होता तो अगली तिहाई आपस से गायब हो जाता। वो बगौर उसे देख रही थी। कुछ दिन पहले वो आधा था, फिर मुकम्मल हुआ और अब फिर आधा। वो हंसी। 15वीं का वो चांद देखती वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा डरी थी, और वो डर इस पागल जादूगरनी की वजह से था। मगर अगले दिन वो इस बात को बड़ी महारत से छुपा गई थी। जो काम करने में वो माहिर थी वो कर जाती थी। हिना ने उसकी अजीब सी पहले दोहराई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदियों से मौजूद है? इंसान भी तो सदियों से मौजूद है। हाँ, मगर इसकी उम्र 1 माह तो नहीं होती। शायद तारीख वो 1 माह होती है, मगर वो तो कम भी होती है और ज़्यादा भी। आखिर क्या हो सकता है? हिना ने आसमान पर निगाह दौड़ाई। इस वसी आसमान पर हर जगह एक राज छुपा है और वो हमें खुद ढूंढना पड़ता है। वो मुस्कुराई और हिम्मत बांध दी। वो आज अकेली इस ओडी से बाहर निकली थी। हिना ने एक निगाह आसपास दौड़ाई, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेन गेट पर मौजूद गार्ड अपनी ड्यूटीज चेंज कर चुके थे। वो बैक साइड पर लगी इन लोहे की सीढ़ियों पर आ बैठी। हिना की एक निगाह उसी जगह पर दौड़ाई। वो आसमान को तक रही थी। ऐसा क्या है इस आसमान में जो उसे यूँ पागलों की तरह देखती है? यूँ महसूस होता है जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जिसे बस वही देख सकती है। आज चांद का आखिरी दिन है। कल वो वहाँ मौजूद नहीं होगा, और कल ऐसे गए पूरे 15 दिन हो जाएंगे। जब वो गई थी तो ये चांद मुकम्मल था, और जब वो आएगी तभी ये मुकम्मल होगा। वह मुस्कुराई। हिना ने कुछ देर पलके झपकते इस चमकदार पत्थर पर निगाह जमी। हाँ, वो मुकम्मल होगा। उसकी आंखें एकदम ही बड़ी हुई। तो क्या वो? हाँ, मैं कैसे इतनी बुद्धू हो सकती हूँ?
وہ پاگل ہمیشہ ایسی پہیلی سونپتی ہے مجھے جس کا جواب میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میرے آس پاس ہوتا ہے اور میں بدھو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ ہاں وہ چاند ہی تو ہے، وہ صدیوں سے موجود ہے، مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ کھل کر ہنسی۔ اس چشمش نے واقعی درست کہا تھا، اس جادوئی دنیا نہیں، ہر جگہ ایک راز چھپا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں آتے وہ ٹیبل کے قریب بیٹھی۔ اس کی بے وقوفانہ باتیں سوچتی مسکرائی۔ ہینا کی نگاہ بائی چانس اس تتلی پر پڑی۔ وہ اسے تھامے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس تتلی کے ایک پر ہلکی سی سیاہی لگی تھی۔ اس نے اس پر کو پکڑ کر کھولا اور اس کا ہر پنا کھلتا گیا۔ وہ اسے ادھر سے ادھر گھماتی پورا کھول چکی تھی۔ وہ ایک چکور کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ایک لمبی تحریر رقم قلم بند تھی۔ ہینا، تو میری زندگی میں آنے والی پہلی دوست ہو اور شاید آخری بھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو خود کو احساس کمتری کا شکار سمجھتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کبھی کوئی میرا دوست نہیں بن پائے گا۔ میرے پاگل پل میں اور ہر الٹے کام میں کوئی بھی میرا ساتھ دینا پسند نہیں کرے گا۔ مگر میں غلط تھی، تو میری ٹکر کی ہو ہینا۔ تم باتوں کو، چیزوں کو میری طرح ہی ایک الگ زاویے سے دیکھتی اور سمجھتی ہو۔ تو میری پہلی اور آخری دوست ہو۔ میں کبھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ فدار چاہتی ہے ہینا ہمیشہ اس کا ساتھ دے، ہم ایک آزاد زندگی گزاریں، بنا کسی کے سہارے، بنا کسی ہمدرد کے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اس کی ننھی سی آنکھ سے نکلتا آنسو اس پر پنے پر گرا۔ وہ مسکرائی۔ پڑھ لیا؟ اب پنا پلٹو۔ ہینا نے جلدی سے پنا پلٹا۔ ہینا میری نادان دوست، تمہیں اسے کھولنا نہیں چاہیے تھا، اب دوبارہ کبھی بند نہیں کر پاؤ گی۔ ہینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اس تتلی کو دوبارہ سے بند کرنا چاہا مگر کافی کوشش کرنے کے بعد ناکام ہوئی۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی اور وہ مان بھی چکی تھی کہ وہ پاگل لڑکی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس کی دوست ہے، ایک سچی دوست۔ اس کھلے پنے کو اپنی ڈائری میں رکھتی وہ آسمان پر نگاہ جما گئی جہاں فطار کی باتیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سلطان نے اپنے پاس بیٹھی اس پیاری سی لڑکی کو ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا جو کسی مجرم کی طرح نگاہیں اور گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ ایشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ لب بھینچے ماتھے پر شکنیں لیے وہ بنا اسے دیکھے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ عبدور، اس کے پکارنے پر سلطان نے بے رخ موڑا۔ آئی ایم سوری، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ خفا تو مت ہو۔ وہ خاموش تھا۔ عبدور، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سلطان نے چہرہ ونڈو کی جانب موڑتے اسے نظر انداز کیا مگر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا۔ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے اب؟ تم میری بات مانتی کہو تو کیا کہوں اب تم سے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں نا؟ نہیں تو آپ؟ وہ گہری سانس بھر گئی۔ اب سوری بول تو رہی ہوں نا۔ سلطان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایسے تو مت دیکھیں۔ وہ پیارا سا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی لاپرواہ ہو گئی ہو تم۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بس ایک اپنے کھانے کا دھیان رکھا کرو، مگر تم میری کوئی بات نہیں مانتی اور نتیجہ دیکھ چکی ہو۔ وہ گردن جھکا گئی۔ آج اگر مجھے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو؟ وہ لب بھیج گیا۔ آئندہ دھیان رکھوں گی، پکا۔ اب غصہ تو مت ہو۔ تم گھر چلو ذرا، تمہاری طبیعت میں اچھے سے درست کروں گا۔ تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی نا؟ اٹس اوکے، میرے پاس بہت طریقے ہیں سمجھانے کے۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی موڑتا گھر کی جانب بڑھا۔ بقول ڈاکٹر، بی پی اچانک لو ہونے سے ہارٹ کا مسئلہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ حیران ہوا تھا، آخر اچانک سے وہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی تھی؟ عبدور، ایشا نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ اس کے گاڑی کے قریب سے گزرتی گاڑی فل سپیڈ سے سلطان کی گاڑی سے ٹکرائی تو وہ اسٹیئرنگ پر اپنا گرفت مضبوط کر گیا۔ گاڑی کچھ اتھل پتھل ہوئی۔ ایشا کی زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ جھک کر سیٹ سے جا لگی۔ سلطان کا سر ونڈو سے لگتے اس کی کنپٹی سے خون کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی۔ کچھ ہی فاصلے پر رکی گاڑی سے ایک آدمی تیزی سے نکلتا ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ سلطان نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ اوڑھا۔ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی ہک سے ریوالور نکالتے اسے جھکایا اور دروازہ کھولے اس کی اوٹ میں چھپا۔ ایشا نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے جھکا رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس آدمی نے فائر کیا تو وہ سلطان کی گاڑی کے سائڈ میرر پر لگا۔ وہ ایک دم جھکا تو اس نازک سی لڑکی کی چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے ایک دم نشانہ لگاتے فائر کیا جو اس کی ٹانگ پر لگا، دوسرا اس کے ہاتھ پر، جسے اس کا ریوالور زمین پر جا گرا۔ وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھتا اسے جکڑ چکا تھا۔ ایشا نے دونوں کانوں سے ہاتھ اٹھائے۔ سامنے کا منظر دیکھتی وہ دروازہ کھولے تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس آدمی کے ساتھ انصاف کرنے میں لگا تھا۔ ایشا نے سلطان کو کندھوں سے تھاما اور وہ اسے اس آدمی سے دور کر رہی تھی۔ زمین پر اس آدمی کا چہرہ خون سے لت پت تھا جو سلطان کے ہاتھوں پر پھیل چکا تھا۔ عبدور، پلیز چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں۔ وہ اسے کھینچ رہی تھی جبکہ سلطان اس کی گردن دبوچے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھے۔
ईशा ने इसका बाजू जकड़ते पूरा जोर लगाकर खींचा, मगर उसके नाजुक से हाथ भला इस भेड़िए की गिरफ्त को ढीला कर सकते थे। वो चिल्लाई, अब्दुल बस कर दे, मैंने कहा छोड़ दें इसे। ईशा ने उसे कंधों से थामे पीछे की तरफ खींचा। सुल्तान ने झटके से उसे आज़ाद किया। वो आदमी खांसता हुआ बुरी तरह चिल्ला रहा था। वो उसे खींचकर उस आदमी से दूर कर गई। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई, मगर इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर देखता वो अपने अवसाब ढीले कर गया। सुल्तान ने मजबूती से उसे अपनी आगोश में उठाया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अब्दुल, प्लीज़ चलें यहाँ से। वो एक गहरी सांस भर गया। अब्दुल, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाती उसे खींचकर एक साइड पर गिरा चुकी थी और इस आदमी के हाथ से फायर हुई गोली एक तरफ से निकलती हवा में कहीं गुम हो गई थी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। वह ज़मीन पर बेसुध पड़ा, हाथ में पकड़े रिवॉल्वर पर बमुश्किल गिरफ्त जमाए हुए था। सुल्तान के इस तक पहुंचने से पहले वो पागल लड़की इस आदमी पर झपक पड़ी थी। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पर गोली चलाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो घुटनों के बल बैठी उसे गिरेबान से जकड़े झटक रही थी। सुल्तान के चेहरे पर भराजमान गुस्सा एकदम गायब हुआ और वो दोनों हाथ आपस में बांधे अपनी पागल सी बीवी को जंगली होते देखकर हंस रहा था। ईशा ने आदमी को बालों से जकड़ते झंझोड़ना शुरू किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार डालूंगी तुम्हें। वो मेरा शौहर है और उसे मारने का हक भी सिर्फ मेरा है। सुना तुमने? तुम लोगों ने अगर उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी। सुल्तान का कहका बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ता उसे कमर से थामे इस आदमी से दूर किया। छोड़े मुझे, इसे मार डालूंगी मैंने कहा छोड़े मुझे। वो हाथ पैर चलाती इसकी गिरफ्त से निकल रही थी। अरे मेरी जंगली शेरनी, दफ़ा करो इसे, बेचारी की हालत नहीं मुझे हाथ लगाने की। जाने दो। उसने आप पर गोली कैसे चलाई? मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, एक दफ़ा छोड़ दें मुझे। सुल्तान ने उसे कमर से थामे हुए में उठाया। वो मुसलसल हंस रहा था। चलो चलते हैं यहाँ से मेरी चुड़ैल। वो उसे उठाई गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेती गुस्से से भरपूर चेहरा लिए हाथों को आपस में उलझा रही थी। सुल्तान ने उसके हाथ आज़ाद करते उसे अपनी गिरफ्त में मजबूत किया। तुम ठीक हो? ईशा ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई, मगर इसकी कनपट्टी पर खून की लकीर देखती दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम गई। आपको चोट आई है अब्दुल? मैं ठीक हूँ। वो फ्रेश होता है उसके रूबरू बैठा था। ईशा ने कॉटन पर स्पिरिट लगाते इसकी कनपट्टी पर लगाया। सुल्तान की एक मसनूई सी करार निकला। आई एम सॉरी, सो सॉरी। निकम्मी डॉक्टर। वो मुस्कुराहट दबा गया। वो खामोशी से उसे देख रही थी। मेरी संगत का भरपूर असर हो चुका है तुम पर प्यारी बेगम। वो मस्कीन सा चेहरा बनाई। काफ़ी बहादुर हो गई हो। होना तो पड़ेगा ना, आपका झेलना जो है अब सारी ज़िंदगी। वो मुस्कुराया। मेरी छोटी सी शेरनी। सुल्तान ने इसकी नाक पर टच किया। अगर मैं तुम्हें न पकड़ता तो तुम क्या करती? मार डालती उसे। ईशा ने इसकी आंखों में देखते कहा तो सुल्तान की आंखें बड़ी हुई। इतनी हिम्मत है तुम में? इससे भी ज़्यादा है जनाब। वो तो बस आप ही मुझे हिम्मत हल्के में लेते हैं। वो सर झुकाए हंसा। मैं हर इंसान को मार सकती हूँ जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। हाय सदके। सुल्तान ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। इतनी मोहब्बत। वो मुस्कुराहट दबा गई। जी नहीं तो और क्या, कदर है ना आपकी, इसलिए। आप जैसा आदमी हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। ईशा ने बात पीछे करते कहा। मेरे जैसा मतलब? पागल आदमी। वो हंसा। पागल लड़की को। वो हंसी। मोहब्बत तो तुम करती हो, इस खुशफहमी से निकल आए तो ही अच्छा है। वो इसके ज़ख्म पर बैंडेड लगा चुकी थी। सुल्तान ने माथे पर शिकने लिए उसे देखा। ईशा ने आईब्रो उठाए। मैं तो खफा था ना तुमसे? हाँ। वो रुख मोड़ गया। अब मुझसे खफा होंगे आप? मुझसे? वो झुककर चेहरा इसके मुकाबले करती पलकें झपकती बोली। वह मासूमियत से भरपूर चेहरा देखता एक पल में उसे उठाकर अपनी आगोश में सेट किया था। बस एक यही काम नहीं कर सकता मैं, तुमसे खफा नहीं हो सकता। वह शरारत से मुस्कुराई। सुल्तान ने झुककर इसके बालों में चेहरा छुपाया। गुड़िया, जी अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक कर लो। वो किस लिए? हम शिफ्ट हो रहे हैं। क्या शिफ्ट? मगर कहाँ? ईशा ने इसका चेहरा अपने बालों से निकालकर सामने किया। एक खूबसूरत जगह, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मगर किस लिए अब्दुल? हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? हम अपने ही घर जाएंगे गुड़िया। ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हमारा घर? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। मगर कहाँ? बलाट। खूबसूरत जगह। तुम्हारा अब्दुल तुम्हारी इस प्यारी सी ज़िंदगी में इतने रंग भर देगा कि तुम सारी ज़िंदगी बस गिनती चली जाओगी, मगर इसकी तादाद कभी ख़त्म ना होगी। हम इस रंगीन दुनिया में रहेंगे। वो खुलकर मुस्कुराई तो सुल्तान ने इसके नुमाया होते प्यारे से डिम्पल पर अपनी मोहब्बत की महर सब्त की। कुछ ज़रूरत का सामान पैक करती वो आज इस पुरकशिश फ्लैट को बगौर देख रही थी। यहाँ उसकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत और बदसूरत दिन भी गुजरे थे, मगर उसे यह पसंद था। अब्दुल, क्या ये फूल यहीं रहेंगे? हम तो जा रहे हैं, तो इनका ख्याल कौन रखेगा? वो उदास हुई। तो ये सभी हमारे साथ चलेंगे ना? उस दास चेहरे पर मुसरत भरी मुस्कुराहट दौड़ी। वो इसके हमरा बलाट के लिए निकल चुकी थी, जो तुर्की का खूबसूरत शहर है।